अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी वर्ल्ड A.N। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए स्टोरी वर्ल्ड A.N को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नौजवान और चुड़ैल की शादी की पुरस्कार कहानी। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, नासिर ने आंखें घुमाते हुए कहा। अरशद बाबा, जो नस्ल दर नस्ल राशिद के ख़ानदानी नौकरों में से थे, उन्होंने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया और गाड़ी से बाहर देखते हुए कहा, बेटा, भूत प्रेत चुड़ैलें जिन वगैरह सब वजूद रखते हैं। नासिर अपने भूत प्रेत की नफ़ी कर रहा था, मगर अरशद बाबा के बोलने पर पूछने पर मजबूर हो गया। बाबा, आपने कभी चुड़ैलें जिन वगैरह देखे हैं? हाँ नासिर बेटा, बहुत करीब से देखे हैं। कैसे बाबा, हमें भी तो बताइए ना। जुनैद ने अरशद की बातों में दिलचस्पी लेते हुए कहा। बेटा, हम जिस गांव में जा रहे हैं ना, ये वाक़या भी उसी गांव के कुएं से मुंसलिक है, जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ लंबे बालों वाली चुड़ैल दिखाई देती है। हैं बाबा, आपने वो चुड़ैल देखी है? नासिर ने तजस्सुस से पूछा। हाँ बेटा, देखी है। बाबा, आपने कैसे देखी? हमें पूरा वाक़या बताइए ना। अभी नहीं, फिर कभी सुनाऊंगा। बाबा ने आंखें बंद करते हुए सर को सीट से टेक लगाते हुए सोने का अंदिया देते हुए कहा। अरे भाई, हम खुद मिलाएंगे चुड़ैल से, उसी गांव में ही तो जा रहे हैं। गाड़ी कहकहों से गूंजने लगी, मगर बाबा की बंद लरसती पलकों के नीचे पुरानी यादों के दीप जल रहे थे। छन 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 पायल की आवाज़ सर्दियों की सर्द रात में फिजा में मधुर सी आवाज़ पैदा कर रही थी। हजार बार कहा है, पायल पहनकर मत घूमा करो, डर लगता है मुझे, और तुम्हारे संग ये रात को पानी भरना जहर लगता है मुझे। शाम में अम्मा के संग आके भर जाया करो। राशिद ठिठकाता। लंबे बालों वाली सोनिया, जो सबके मना करने के बावजूद दिन हो या रात लंबे बालों को खुले छोड़कर यहाँ वहाँ चहकती फिरती और पाँव में पाजेब छनकती रहती, जिसकी आवाज़ मीलों दूर जाती और सब पहचान जाते सोनिया कहीं आसपास है। सोनिया, राशिद ने धीरे से सोनिया को आवाज़ दी। सोनिया ने कुएं से पानी निकालते हुए जवाब दिया। जी सोनिया, तुम मेरी एक बात मानोगी? जी बोले सरताज। एक क्या, हजार बातें मानूंगी आपकी। तुम पायल पहनना, बाल खोले रखना छोड़ दो, मुझे खौफ आता है। वो हंसी। उसकी हंसी ने पुरसुकून फिजा के सीने को छेड़ा। अरे हंसना बंद करो और घर चलो। राशिद हमेशा की तरह उसके रवैये से घबराकर घर की जानिब पलट गया। छन 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 की आवाज़ उसके कानों पर लग रही थी और सोनिया का वजूद उसके आसाब को शल कर रहा था। बाबा ने झटके से आंखें खोली। नासिर ने बाबा को छोंकर उठते देखा तो पानी का गिलास भरकर बाबा की तरफ बढ़ा दिया, जिसको वो एक सांस में पी गए। बाबा, कोई बुरा ख्वाब देखा था क्या? नहीं, बुरा नहीं, बहुत बुरा बेटा। क्या हम हमारे गांव के बजाय किसी और गांव नहीं जा सकते? नहीं बाबा, जाना है तो आपके गांव ही जाना है, जुनैद ने नासिर के जवाब देने से पहले ही कह दिया। बाबा जी खामोश हो गए। बाबा, आपकी तो हवेली है और हवेली को देखकर लगता है काफ़ी अमीर लोग थे आप। नासिर ने हवेली का जायज़ा लेते हुए कहा, जो अरसे दराज से बंद होने के बावजूद काफ़ी आला ज़ौक़ और ख़ानदानी खदुखाल पेश कर रही थी। हाँ बेटा, हम काफ़ी अमीर थे। ये हवेली आपके परदादा जहांगीर खान ने मेरे परदादा से खुश होकर उन्हें दी थी। दिन भर गांव में घूमने फिरने के बाद सब रात में खाना खाकर सोने चले गए। राशिद बाबा हवेली के बालाई हिस्से में एक कमरे की जानिब बढ़े। सब लोगों के रहने का इंतज़ाम निचली मंजिल में किया गया था। राशिद बाबा हवेली के कोने कोने से वाकिफ़ थे। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने एक बड़ी सी तस्वीर आज भी दीवार पर लटक रही थी। वो तस्वीर की जानिब बढ़े। सोनिया का जानदार कहकहा कमरे में गूंजा। तुम नहीं बदल सकती सोनिया, कभी नहीं। राशिद बाबा ज़ेर लब बुड़बुड़ाए और वापसी के लिए पलट गए। सुबह नासिर और बाबा खेतों की जानिब निकल गए
जबकि जुनैद उस वक्त सो रहा था। और जब उठा तो एक आर्जी मुलाजिम जो वो शहर से अपने साथ लाए थे उसे नाश्ता बनाने का कहकर खुद हवेली में घूमने लगे। घूमते घूमते बालाई मंजिल पर जा पहुंचा और एक कमरे का दरवाज़ा खोला जहां सामने दीवार पर मौजूद लड़की की तस्वीर ने उसे अपने शहर में कैद कर लिया। ये वही लड़की थी जिसे वो ख्वाब में देखता था। कमरे में नुस्वानी हंसी की आवाज़ गूंजी। ये वही हंसी थी जिसे वो ख्वाब में सुनता रहता था। मैंने कहा था ना हम जल्द मिलेंगे शहरी बाबू। हंसी की आवाज़ में शिद्दत आती जा रही थी और जुनैद को अपने सर के साथ पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस हो रहा था। साहब जी, आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है। नौकर की आवाज़ पर जुनैद ने खुद को काबू किया। नाश्ते की मेज़ पर जुनैद उस लड़की के बारे में सोच रहा था। वो लंबे खुले बालों वाली खूबसूरत लड़की, वो जानदार कहकहा, वो ख्वाब से निकलकर हकीकत बन गया था। वो खूबसूरत लड़की जिससे लाशऊरी तौर पर वो बेपनाह मोहब्बत में मुब्तला था। वो लड़की जिसका कोई वजूद ही नहीं था। उसकी तस्वीर इस हवेली में क्या कर रही है और जानदार कहकही की आवाज़ कहाँ से आई है। बाबा और नासिर आ चुके थे और दोनों ने उसे रात में गांव की चौधरी की तरफ से दी गई दावत का पैगाम दिया। रात को तीनों दावत पर गए जहां काफ़ी एहतमाम किया गया था। रिवायती डांस और घोड़े के डांस से खाने के बाद मेहमानों को महसूस किया जा रहा था। रात गई तीनों की जानिब से इजाज़त तलब की गई। चौधरी साहब की जानिब से तहाइफ देकर रुखसत कर दिया गया। सुबह हम पास दरिया पर जाएंगे। नासिर ने सुबह के मंसूबे से आगाह किया। मैं नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। जुनैद ने बहाना किया। वो हवेली में उस लड़की की खोज लगाना चाहता था जो अकेले रहकर ही मुमकिन थी। क्या हुआ तुम्हें? नासिर ने तशवीश से पूछा। मैं थका हुआ हूँ, एक दिन आराम करूँगा तो सेट हो जाऊँगा। जुनैद ने कहा, ठीक है तुम आराम करो, मैं और बाबा कल दरिया पर जाने के बजाय अब्बू की गांव वाली फैक्ट्री के कुछ काम देख कर आएंगे, फिर परसों दरिया पर जाएंगे। जुनैद ने परसों दरिया पर जाने की हामी भर ली, मगर बाबा जी को कुछ खटका था, मगर वो यकीन ना कर सके कि कौन सी बात खटकी है। अगले दिन बाबा और नासिर सुबह सुबह हवेली से निकल गए और जुनैद अपने मिशन पर लग गया। बालाई तस्वीर वाले कमरे में जाने के साथ ही यहाँ वहाँ तलाशी शुरू कर दी। वहाँ कुछ न था, सब अलमारियाँ खाली थी। थक हार कर जुनैद तस्वीर के पास आया और लड़की की तस्वीर की जानिब देखते हुए बोला, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? पिछले 1 साल से मैं तुम्हारी गायबाना मोहब्बत में मुब्तला हूँ। ना मुझे तुम्हारा कोई वजूद मिलता है, ना नामो निशान। आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो? वो उस तस्वीर को देखते हुए बोला, मैं आज़ादी चाहती हूँ। बताओ क्या करोगी मुझे आज़ाद? जुनैद घबराया था। जुनैद सोचने लगा कि ये इंसान नहीं बल्कि कोई मावराई मखलूक है, मगर जुनैद की मोहब्बत खौफ पर हावी थी। हाँ करूँगा आज़ाद, मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम मुझसे शादी करोगी क्या? एक जानदार सा कहकहा कमरे की फिजा में उभरा। मर्द हो और कारोबार ना करे? हाँ कर लूँगी तुमसे शादी। मुझे आज़ाद करने के लिए तुम्हें एक इंसान की कुर्बानी देनी होगी और उसका खून लाके देना होगा। जुनैद पर मोहब्बत का ऐसा सहर थारी था कि उसने हामी भर ली और पूछा, ये खून कब और कहाँ चाहिए होगा? आज ही, सूरज डूबने से पहले, और इसी कमरे में चाहिए होगा। और अगर तुम खून ना ला सके तो फिर तुम तीनों की इस हवेली में सुबह लाशें मिलेंगी। मैं थक चुकी हूँ इस कैद से। साहब जी खाना खा ले। नौकर की आवाज़ पर जुनैद मुड़ा और मुड़ती ही उसके दिमाग ने शैतानी खेल बुन लिया। वो खाने की मेज़ पर आया और फलों की ठोकरी के साथ रखी तेज छुरी को थाम कर किचन में आ गया। नौकर की पुश जुनैद की जानिब थी। जुनैद ने 1 मिनट ज़ाया किए बगैर नौकर को पीछे से दबोचकर छुरी से नौकर की शरीर काट दी। खून का फुहारा छूट गया। एक बर्तन में खून इकट्ठा करने के बाद नौकर की लाश को वही किचन में छोड़कर जुनैद वापस कमरे की जानिब आया। लो मैं ये खून लेकर आया हूँ। कमरे में कहकहों की ज़ोरदार आवाज़ थी, फिर अचानक आवाज़ ख़त्म हो गई।
कुछ लम्हों बाद नुस्वानी आवाज़ उभरी, जुनैद, इस खून से मेरी तस्वीर धो दो और फिर इस फ्रेम से मेरी तस्वीर निकाल दो। जुनैद ने हदायत पर अमल किया और जो ही तस्वीर को फ्रेम से निकाला, कमरे में धुआं ही धुआं फैल गया। इसके बाद जुनैद को कोई होश ना रहा। नौकर की लाश और जुनैद को ना पाकर बाबा और नासिर के पैरों तले ज़मीन निकल गई। फौरन से पहले नासिर ने घर अब्बू को इत्तला दी, फिर मुतल्लका थाने को फ़ोन किया। पुलिस आई, जाए हादसा का मुआयना किया। नौकर के जिस्म पर कोई निशान नहीं था जिससे खून की वजूहात का इल्म हो सके, लेकिन लाश के आसपास खून ही खून था और जुनैद का गायब होना इस वहम को हवा दे रहा था कि ये खून हो न हो जुनैद का है। अगर खून जुनैद का है तो जुनैद की लाश कहाँ है? पुलिस के लिए ये मामला काफ़ी सनसनीखेज था। बाबा जी और नासिर काफ़ी परेशान थे। रात के किसी पहर आराम की गरज से अपने अपने कमरों में गए तो बिस्तर पर लेटे बाबा जी तमाम सूरत हाल को सोचने लगे और सोच के थाने बालाई कमरे की तस्वीर पर जा टूटे। बाबा जी ने बालाई कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। कमरे में हर तरफ धुआं था, जैसे किसी ने आग जलाई हो, और उस धुएं में बाबा जी किसी इंसानी वजूद से टकराए। उन्होंने नासिर को आवाज़ दी, जो परेशानी की वजह से अब तक जाग रहा था। नासिर भागकर बालाई कमरे में आया, जहां जुनैद को बेहोश पड़े देखकर जुनैद को उठाकर नीचे लेकर आया। बाबा जी ने तस्वीर की जानिब देखा, जहां अब उस लड़की का अक्स नहीं था। सोनिया, तुमने अच्छा नहीं किया, बाबा जी ने दुख से कहा और आगे बढ़ गए। जुनैद 4 दिन अस्पताल में बेहोश रहने के बाद होश में आया तो पुलिस ने उसका बयान रिकॉर्ड करना चाहा। जुनैद सब कुछ भूल चुका था। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी उसे याद नहीं था। पुलिस ने अपने मुताबिक तमाम कार्रवाई की और नामालूम मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके केस नामालूम मुजरिमों की फ़ाइल में दफन कर दिया। भला गरीब मुलाजिम के पीछे कौन आवाज़ उठाता? जुनैद के वालिद ने मुल्ज़िम की फैमिली को खत्ती रकम दे दी, जो मुल्ज़िम सारी ज़िंदगी कमा कर भी नहीं दे पाता। तो मामला मज़ीद रफ़ा दफ़ा हो गया। गांव में हर तरफ दहशत थी। रात को सोनिया की पाजेब की छन छन की आवाज़ और ख़ुद सोनिया को लंबे बाल खोले कुएं के पास देखा गया था। अब तो कुएं के इर्द गिर्द लोगों ने आना जाना ही कम कर दिया था। हालात कंट्रोल में आए तो बाबा जी ने गांव जाने की इजाज़त तलब की, जो जुनैद के अब्बू ने उन्हें नहीं दी। राशिद गांव जाने से पहले आमिल नूरानी शाह के पास गया और तमाम किस्सा गोश गुजार कर दिया, जिसको सुनकर आमिल बाबा जलाल में आ गए। बहुत बड़ी गलती की उसे आज़ाद करके, वो अब पहले से कई गुना ताकतवर हो गई है। मुझे तुझे सबको जला के बस कर देगी। वो आने वाले बुध को एक बड़ा चिल्ला काटेगी जिसमें 40 बच्चों के खून की ज़रूरत है, और वो इस गांव के 40 बच्चों को इस चिल्ले में इस्तेमाल करके रहेगी। अगर उसे किसी ने नहीं रोका तो वो फिर नाकाबिल शिकस्त हो जाएगी। बाबा, इसके लिए क्या करना होगा? जिसने उसे आज़ाद किया उसे बुला, जल्दी बुला। वो और तुम मिलकर ही उसे फना कर सकते हो। बाबा जी वापस शहर पहुँचे। नासिर को सारा माजरा गोश गुजार किया और बताया कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। नासिर जानता था कि अब्बू उसे और जुनैद को दोबारा गांव कभी नहीं जाने देंगे, और इस मामले को तो जानकर कभी भी नहीं। वो सीधा जुनैद के कमरे में गया और जुनैद को तमाम हालात से आगाह किया। कौन लड़की? मैं तो किसी को नहीं जानता, ना मैंने किसी को आज़ाद किया है और ना मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊंगा। जुनैद ने एक सांस में नासिर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तुम्हें चलना होगा, ये 40 मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। तीनों अब्बू से चुपकर आमिल बाबा की जानिब निकल पड़े। आमिल बाबा को राशिद ने तमाम सूरत हाल से आगाह किया। आमिल बाबा ने कहा, मोहब्बत बड़ी जालिम शे है, बड़ी जालिम शे। तुमने उस वक्त उसे जलाकर बस कर दिया होता ना, तो आज वो इससे कत्ल ना करवाती। खैर, अब की बार जला के बस करना ही आखिरी हल है। राशिद ने खुला में घूरते हुए कहा, मुझे मंजूर है। खुला में माजी का अक्स झकमका उठा। गांव में कुएं के पास देखी जाने वाली दूर गांव से आई खूबसूरत लड़की की चेम गोइयाँ थी।
راشد جا پانی بھر لا، مجھے تو بخار نے آ گیا ہے۔ ماں کے کہنے پر راشد پانی بھرنے کنویں کی جانب نکل پڑا۔ وہاں موجود لمبے کھولے بالوں والی لڑکی چھن چھن کی مدر آواز کرتی اس کے پاس آ گئی۔ لا دے میں بھر دوں، اور پانی کا گھڑا بھر کے کنویں کی دیوار پر رکھ کر خود بھی دیوار پر بیٹھ گئی۔ راشد پہلی نظر کی محبت کی گرفت کا پل بھر میں شکار ہو گیا۔ سن، شادی کرے گا مجھ سے؟ راشد نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ نہیں۔ پھر جان کر تو تم بھاگ جاؤ گے نا؟ وہ ہنسی۔ فضا میں اس کی ہنسی کی آواز گونجی۔ نہیں بھاگوں گا۔ اب کی بار راشد نے لہجے کو مضبوط کر کے کہا، میں چڑیل ہوں اور مجھے چلا کرنا ہے جس سے میں ہمیشہ امر ہو جاؤں گی۔ محبت اندھی ہوتی ہے۔ راشد بھی پہلی نظر کی محبت سے گائل ہو کے اندھی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیسا عمل؟ مجھے ایک آدم ذات سے شادی کرنی ہوگی، سونیا نے دھیمے سے کہا۔ تو کر لو مجھ سے شادی۔ راشد نے شادی کی پیشکش قبول کر لی اور دونوں نے قریبی مسجد کے مولوی سے نکاح پڑھا لیا۔ زندگی پر رونق تھی۔ سونیا عام انسانوں کی طرح گزر بسر کر رہی تھی، اس میں کوئی بات غیر معمولی نہیں تھی۔ راشد بہت خوش تھا۔ پہلے بچے کے پیدائش کے دن قریب آئے اور راشد اور سونیا کا پیارا سا بیٹا ہوا، مگر ایک رات سونیا نے شور مچا دیا کہ میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے۔ راشد نے بیٹا بہت تلاش کیا مگر بیٹا نہ مل سکا۔ خیر، اس طرح یکے بعد دیگرے جب راشد کی اولاد دنیا میں آتی تو اولاد غائب ہو جاتی۔ راشد نے اب کی بار اولاد کی پیدائش سے قبل عامل بابا کی خدمات حاصل کی، جس میں یہ انکشاف ہوا کہ سونیا چونکہ چڑیل ہے تو اسے یہ عمل کر کے امر ہونا تھا کہ وہ کسی آدم ذات سے شادی کرے، پھر اس کے 40 بچوں کی قربانی دے اور امر ہو جائے، اور آخری قربانی کے ساتھ راشد کی بھی قربانی دے۔ عامل بابا راشد کو سمجھا بجھا کر سونیا کو قید کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر عامل بابا چاہتے تھے کہ وہ سونیا کو جلا کر بھسم کر دے، مگر راشد اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے ختم نہیں کر سکتا تھا۔ راشد ماضی سے پلٹا تو عامل بابا نے ایک تھیلی اس کی طرف بڑھا دی اور کہا، یہ راکھ تم نے سونیا کے وجود پر پھینک دینی ہے، اور جنید جب وہ جل کر بھسم ہو جائے تو اس کی راکھ تم نے اپنے ہاتھوں سے اس بوتل میں ڈال کر کنویں میں پھینک دینی ہے۔ ایک بوتل جنید کی جانب بڑھاتے ہوئے عامل بابا بولے۔ تینوں گاؤں پہنچے۔ راشد اور جنید کنویں کی جانب چل پڑے۔ جنید کو کچھ دوری پر روک کے راشد آگے بڑھا، کنویں کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ سامنے جھاڑیوں سے سونیا چھن چھن کرتی نمودار ہوئی اور راشد کے پاس بیٹھ گئی۔ محبت تو تم اب بھی مجھ سے کرتے ہو، مگر مجھے تم نے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میری اولاد کو قربان کرتی رہی۔ راشد نے دھک سے سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، راشد میں امر ہونا چاہتی ہوں، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے میں بڑی سی بڑی قربانی بھی دے سکتی ہوں۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی نا؟ راشد نے قرب سے آنکھیں نیچتے ہوئے پوچھا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی تھی، میں بس اپنی منزل حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر راشد مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، مگر تم نے مجھے قید کر کے اس محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا سونیا، تم میری اولاد کی محافظ تھی اور تم ہی نے ان کو قتل کر دیا۔ وہ اٹھی، دھیرے سے چلتی ہوئی راشد سے دور ہو گئی۔ راشد نے اسے جاتے دیکھا تو عامل بابا کی دی ہوئی تھیلی سے سفوف نکال کر مٹھی بھر لی۔ وہ پلٹی، آنکھوں میں آنسو لیے اور کہنے لگی، راشد میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نے تمہاری ایک اولاد کو قربان نہیں کیا ہے، اسے میں نے تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے، تم یہی ٹھہرو، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ راشد خوش تھا مگر اداس بھی۔ ایک پیاری سی لڑکی جس کی عمر لگ بھگ 17 سال تھی اب کی بار سونیا کے ساتھ نمودار ہوئی، جو ہو بہو سونیا جیسی تھی۔ یہ تمہاری امانت ہے راشد، تمہارے حوالے کرتی ہوں۔ دیکھو میں نے تمہیں تمہاری اولاد، تمہاری بیٹی دے دی، اب تم جاؤ اور مجھ سے ملنے کبھی مت آنا۔ یہ کہتی سونیا آگے بڑھی۔ راشد نے سونیا کا ہاتھ تھام لیا
سونیا مڑی۔ راشد کی آنکھوں میں آنسو تھے اور راشد نے اپنی مٹھی میں موجود سفور سونیا پر پھینک دیا۔ سونیا آگ میں جلنے لگی۔ وہ چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ اور راشد نے صرف اتنا کہا اور زمین بوس ہو گیا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں سونیا۔ سونیا جل کر بھسم ہو گئی۔ جنید نے اس کی راکھ بوتل میں بھری۔ ناصر آ چکا تھا۔ راشد بابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ ان کی بیٹی کو ناصر اور جنید ان کے سوئم کے بعد گھر لے آئے تھے۔ جنید نے سونیا کی بیٹی سے شادی کر لی، مگر کون جانتا تھا کہ سونیا کی بیٹی انسان ہے یا چڑیل، یا سونیا کی یہ کوئی چال تھی جس کا راز بعد میں فاش ہو، اور ممکن ہے کہ راشد اور سونیا کی کہانی دوبارہ دہرائی جائے۔